विज्ञान और हम में सभी बाल वैज्ञानिकों का हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास में हम राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2020-2021 के मुख्य विषय सतत जीवन हेतु विज्ञान और उप विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 29वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय इस बार क्या है? सतत जीवन हेतु विज्ञान। सतत जीवन का अर्थ होता है उपलब्ध स्रोत आधार का रिक्तीकरण किए बगैर और कुछ हद तक नवीकरणीय स्रोतों को उत्पन्न कर हम वर्तमान स्रोत आधार का संरक्षण कर जीवन व्यतीत कर सके। आप सभी को पता ही होगा कि हमारी पृथ्वी का विकास करोड़ों वर्ष अरबों वर्ष पहले हुआ, फिर विकास के साथ साथ अनेक चीज़ों का निर्माण होता गया। हम जितने सारे मानव जीवन का है या पेड़ पौधे हैं या कोई भी जीव जंतु का विकास भी निरंतर होता गया और फिर विकास होते होते आधुनिक युग का भी प्रारंभ हुआ और हम इस आधुनिक युग में वो हर चीज़ हम अपनी मुट्ठी में कर चुके हैं जिनको हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। आज हमारे मुट्ठी में पूरी दुनिया सिमट कर रह गई है। बहुत हद तक नए नए आविष्कार किए हैं, आधुनिक युग का एक नया ही रूप देखा है। लेकिन इन सब के साथ साथ इन आधुनिकीकरण के कारण आज हम खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि अत्याधुनिक कारखानों का निर्माण, बड़े बड़े मशीनों का उपयोग या फिर पहाड़ों को काटना, पेड़ों को काटना, इससे क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ते जा रहा है और हमारी पृथ्वी क्या हो रही है? वो धीरे धीरे एक कह सकते हैं वो धीरे धीरे मृत्यु के कगार पर आ रही है और एक न एक दिन हो सकता है कि इस पृथ्वी से प्रकृति ही गायब हो जाए, हर चीज़ गायब हो जाए और उस वक्त शायद जीवन भी खत्म हो जाएगा। तो सतत जीवन हेतु विज्ञान, अब हमें इस तरह के टेक्नोलॉजी और इस तरह के योजनाओं पर ध्यान देना होगा जो हमारे जितने सारे उपलब्ध स्रोत हैं, चाहे वो हवा हो, वायु हो, पानी हो, भोजन हो, तेल हो, पीने योग्य पानी हो, नदियाँ हो, तालाब हो, प्रकृति हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हैं, इन सभी को नुकसान किए बगैर हम ऐसे नवीकरणीय स्रोतों को उत्पन्न कर वर्तमान स्रोत आधार का संरक्षण करें, उसको सुरक्षित करें ताकि यह जो जीवन है ये निरंतर चलता रहे और हमारे आने वाली अनेक हजारों लाखों पीढ़ियों को किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं हो। विज्ञान का अर्थ ये नहीं होता है कि हम प्रकृति को ही खत्म कर दें। विज्ञान का अर्थ हुआ हम प्रकृति का सृजन करें, उसको सही सलामत रखें। इस कोरोना काल में हम सभी ने देखा कि प्रकृति से खिलवाड़ करने का क्या नतीजा हो सकता है। कोरोना वायरस अब प्राकृतिक है या अप्राकृतिक है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उसके वजह से पूरी दुनिया के लोगों में त्राहिमाम छा गया। चलिए हम बाकी की बातें बाद में करेंगे, फिलहाल हम अपने विषय पर ध्यान देते हैं। तो हमारा मुख्य विषय है सतत जीवन हेतु विज्ञान, यानी कि ऐसे विज्ञान का प्रयोग जो जीवन को निरंतर कामयाब रखे, उसे जिंदा रखे और आने वाली पीढ़ियों को किसी भी चीज़ की कोई कमी न हो, कोई भी स्रोत जो है उपलब्ध है जीवन जीने के लिए वो यथावत बने रहे। 29वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस यानी कि 2020-21 वर्ष के लिए मुख्य विषय हमें पता है सतत जीवन हेतु विज्ञान है और सर्वाधिक उचित एवं उपयोगी है। अभी हमें इस विषय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम बचपन से ही बच्चों में इस वैज्ञानिक दृष्टि को पैदा करें कि सतत जीवन हेतु विज्ञान का होना आवश्यक है, तो आगे चलकर युवावस्था में और प्रौढ़ावस्था में वो यकीनन वो अपने प्रकृति के बारे में, अपने वातावरण के बारे में सोचेंगे और इस पर अमल भी करेंगे। व्यापक परिप्रेक्ष्य में यह देश के युवा मस्तिष्क में विज्ञान की विधि को प्रोत्साहित करेगा। इस प्रकार बच्चे सतत जीवन अपनाने के सिद्धांतों का प्रयोग करने योग्य बनेंगे तथा अपनी परियोजना आधारित उद्यम के द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग से प्राप्त शक्ति के आधार पर टिकाऊ विकास की राह का निर्माण करेंगे। अभी हम कुछ भी सीख सकते हैं तो स्कूल के माध्यम से ही सीख सकते हैं और हम शिक्षकों का यह कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को एक ऐसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण सोचने की उसको क्षमता प्रदान करें जिससे वे हर चीज़ को उसकी तुलना करें, उसको परखें, उसको समझें और अपने जीवन में उसे अमल करें।
राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय सतत जीवन हेतु विज्ञान है और उप विषय है सतत जीवन हेतु पारितंत्र। दूसरा है सतत जीवन हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी। तीसरा है सतत जीवन हेतु अभिकल्पना, विकास, मॉडलिंग और योजना। और चौथा है हमारा सतत जीवन हेतु सामाजिक नवाचार। और पांचवा हमारा विषय है पारंपरिक ज्ञान प्रणाली। पहला उप विषय है सतत जीवन हेतु पारितंत्र। पारितंत्र इकोसिस्टम, आप लोगों को पता होगा कि इकोसिस्टम क्या है। हमारे आसपास का वातावरण, उसमें जलवायु, वायु, पानी, हवा, वातावरण, पशु पक्षी, जीव जंतु, जितने सारे चीज़ें हैं वो सभी क्या है, इकोसिस्टम का एक अंग है। इन सब के बिना हम इकोसिस्टम की कल्पना नहीं कर सकते हैं। पारितंत्र को समझना, उसके बारे में जानना, पारितंत्र के लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, या अगर हम किसी चीज़ को अगर पारितंत्र से हटा दें तो उसका क्या परिणाम होगा, उस विषय पर भी हम अपनी परियोजना बना सकते हैं। जीवन की विविधताओं की खोज एवं भूमिका। जीवन में बहुत सारी विविधताएं होती है। हर जलवायु के कारण, वातावरण के कारण, मौसम के कारण अलग अलग विविधताएं हैं, उसकी हम खोज कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं और उसकी भूमिका क्या है पारितंत्र में, हम उस पर भी प्रोजेक्ट का निर्माण कर सकते हैं। मानवीय क्रियाकलापों का पारितंत्र पर प्रभाव। अब हम मानव के द्वारा जितने सारे आविष्कार होते हैं और जितने सारे कारखानों का निर्माण होता है, जितने सारे नए नए चीज़ों का आविष्कार होता है, अत्यधिक वाहनों का प्रयोग या फिर वैज्ञानिक प्रयोग या कृषि के क्षेत्र में रसायनों का प्रयोग, जितने सारे चीज़ें हैं ये हम जितने सारे मानव करते हैं, प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग करना या फिर भूमिगत जल का कम होना, इन सब चीज़ों पर जो प्रभाव पड़ रहा है पारितंत्र पर, हम उसके बारे में भी अपनी परियोजना प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। जैव विविधता एवं पारितंत्र का संरक्षण। हम जैव विविधता को किस प्रकार उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, हम मानव और पारितंत्र का किस तरह संरक्षण कर सकते हैं ताकि इकोसिस्टम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। ये हमारा उपविषय है सतत जीवन हेतु पारितंत्र। आपको पारितंत्र को समझना होगा और उससे संबंधित जितनी सारी परियोजना बन सकती है आप उसको चुन सकते हैं। हमारा दूसरा उपविषय है सतत जीवन हेतु उचित प्रौद्योगिकी। अब इसमें हम कुछ परियोजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं कि इसे इन सब्जेक्टों पर परियोजना बन सकती है। आप उसका विस्तृत रूप से अध्ययन कीजिए और अपने प्रोजेक्ट में लग जाइए। तो देखिए, उचित प्रौद्योगिकी का डिजाइन एवं विकास। किसी भी क्षेत्र में जितने सारे अच्छे टेक्नोलॉजी होते हैं उसका कम लागत पर हम उसको अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार उसको उपयोग करें या उसको किस तरह से अच्छे रूप से विकसित करें, उस पर भी आप परियोजना बना सकते हैं। प्राकृतिक स्रोतों का प्रबंधन, मतलब जितने सारे नदी है, तालाब है, समुद्र है या प्रकृति से हमें जितनी सारी चीज़ें मिली है उनको हम किस तरह से उचित रूप से प्रबंधन करें कि उनका ह्रास नहीं हो, बिना उसको हानि पहुंचाए हम उसको निरंतर अपने जीवन में प्रयोग करते रहें और उसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो। उत्तरदायी उपभोग। किसी भी चीज़ का जब हम उपभोग करते हैं तो वो सिर्फ उसको ख़त्म करने के हिसाब से ना करें, उसमें सृजन करने की भी ताकत हो, इस तरह से हम उसका यूज़ करें। संधारणीय आवास विकसित करना, यानी कि हम ऐसे आवास को डिजाइन करें जो हमेशा के लिए हमारे लिए अनुकूल हो। मानव वन्य प्राणी संघर्ष का प्रबंधन। वनों का अत्यधिक काटा जा रहा है या वनों में कभी कभी आप सुने होंगे कि कहीं आग लग जाती है जिससे बहुत सारे जंगली जानवर भी मर जाते हैं, उनको हानि होती है। तो मानव और वन्य जीवन में किस प्रकार एक बैलेंस बना रहे ताकि दोनों का जीवन चलता रहे, हम इस पर भी अपनी परियोजना को बना सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना। ऊर्जा के कितने स्रोत हैं और हम उसको नवीकरणीय रूप से किस प्रकार फिर से उसका यूज कर सकते हैं, उस पर हम अपनी परियोजना बना सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि सौर ऊर्जा द्वारा खाना पकाने की प्रणाली का बेहतर विकास किया जा सकता है। जानते ही होंगे आप लोग कि खाना सौर ऊर्जा के द्वारा भी पकाया जाता है। तो हम इस प्रणाली को कितना से कितना बेहतर कर सके, वो अपने हिसाब से अपने बुद्धि विवेक से उसका हम विकास कर उसका नया डिज़ाइन को हम विकसित कर सकते हैं। बाढ़ की समस्या। हमारे बिहार में अधिकतर बाढ़ की समस्या होती है। ये समस्या क्यों आती है,
इसको कैसे रोका जाएगा, या फिर उसको किस तरह से हम ऐसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करें कि बाढ़ में भी हम सुरक्षित बच सके, इस पर भी आप परियोजना तैयार कर सकते हैं। वर्षा जल संचयन, कभी कभी आपने देखा होगा कहीं कहीं कि बारिश ही नहीं होती है, या फिर बारिश होती है लेकिन बाढ़ के कारण सारे के सारा क्या होता है, पानी बह के निकल जाता है। तो क्या बारिश होती है, एक वक्त तो बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, लेकिन फिर बाढ़ के द्वारा पूरा पानी बह जाता है और उस पानी का कोई यूज़ नहीं हो पाता, और बाद में फिर पानी की किल्लत होने लगती है। या फिर कहीं वर्षा ही नहीं होती है या कम वर्षा होती है, तो हम वर्षा जल का संचयन उसका कैसे करें, कैसे उस स्टोर करें अपने घरों में या अपने खेतों में, ताकि पानी की समस्या नहीं हो कृषि के लिए या किसी अन्य चीज़ के लिए। तो उस पर भी हम अपनी परियोजना बना सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में आपने देखा होगा कि कुओं से पानी निकाला जाता है, नदियों से पानी निकाला जाता है, तो हम पानी खींचने के लिए पथ संचालित पंप का भी निर्माण कर सकते हैं। जहाँ अब लाइट नहीं है या जहाँ लाइट की व्यवस्था करनी बहुत मुश्किल है, ऐसे जगहों पर हम पानी कैसे खींचें, तो ये हमारे कुछ है परियोजना से संबंधित। हम इस सब्जेक्ट पर भी परियोजना अपनी बना सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे और ध्यान से सुनिएगा। मैं बहुत संक्षिप्त रूप से आप सबको बताने की कोशिश कर रही हूँ। हमारा तीसरा उपविषय है सतत जीवन हेतु सामाजिक नवाचार। मतलब समाज के प्रति हम क्या कर सकते हैं जो हमारे समाज की स्थिति सुधरे, या उससे जुड़ी हुई समस्याएं को हम कैसे अपने स्तर से सुधार सकते हैं, वो आप बाल वैज्ञानिक भी कर सकते हैं। हम सभी का ये उत्तरदायित्व है कि हम अपने समाज को एक अच्छी स्थिति में लेकर जाएं, और आप सभी बाल वैज्ञानिक अपनी सोच से, अपनी समझ से इस कार्य को भी कर सकते हैं। तो आप सभी बाल वैज्ञानिक इसको भी देखें और समझें। जीवन की सुरक्षा, आजीविका, सामाजिक समावेश, गरीबी उन्मूलन, हम इस विषय पर भी अपनी परियोजना तैयार कर सकते हैं कि गरीबी का उन्मूलन किस प्रकार हम सामाजिक स्तर पर करें। जीवन की जो सुरक्षा है उस कैसे करें, चाहे वो बीमारी से हो, चाहे वो फिर आपदा से हो, या किसी भी तरह से अगर हमारे जीवन की सुरक्षा किस प्रकार हो। समाज का जो एक समावेश होता है उसको हम किस तरह से लेकर चले। उन जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, आपदा के खतरे को कम करने हेतु सामाजिक नवाचार, जैसे कि जलवायु परिवर्तन के बाद जो उस अनुकूलन नहीं हो पाता है, या उस पे हम किस तरह से अनुकूलित हो जाएं कि हमारा जीवन, हमारा समाज सुरक्षित रहे। आपदा यानी कि कभी बाढ़ आती है, कभी भूकंप आता है, होगा कि बिजली गिरने से काफ़ी लोग घायल होते हैं या मर जाते हैं। तो हम इस तरह से अपने समाज के लोगों को, समाज को कैसे इन आपदाओं से बचाएं, उस पर भी आप अपनी परियोजना बना सकते हैं। उस पर भी सोचिए। सामाजिक उद्यमिता, यानी समाज में हम अपने बहुत सारे ऐसे हुनर होते हैं, कौशल होते हैं। भी आपने देखा कि गांव में लकड़ी से बहुत कुछ बनाई जाती है, या फिर बांस के चीज़ों से बनाई जाती है, जूट से बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाता है, कृषि से संबंधित भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम उन सब चीज़ों को कैसे हम सामाजिक उद्यमिता के लिए उसको प्रेरित करें, इस पर भी हम अपनी परियोजना तैयार कर सकते हैं। शहर या गांव में नेकी या सद्भावना की दीवार का निर्माण कैसे करें। नेकी या सद्भावना की दीवार के बारे में आपने सुना होगा, जहां जिस चीज़ की ज़रूरत हो वहां पे रख दिया जाए, और जिसको उसकी ज़रूरत होगी वहां से ले जाए, ताकि समाज के लोग, सभी वर्ग के लोगों में समानता की भावना हो, और जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो वहाँ से उस चीज़ को ले जाएं। तो ये एक सामाजिक विश्वास की भावना का भी विकास होता है। बीमार लोगों को पौष्टिक आहार, जैसे गांव में अधिकतर लोग एनीमिया के शिकार हो जाते हैं, उनमें खून की कमी होती है, तो हम न्यूनतम लागत में हम उनको पौष्टिक आहार का कैसे व्यवस्था करें या किस तरह से अरेंज करें, हम उस पर भी अपनी परियोजना का निर्माण कर सकते हैं। पारंपरिक जल संचयन का पुनर्जीवन, जैसे कि गांव में या शहरों में भी बावड़ी होती है, कुएं होते हैं, नहरें होती है, कुछ तालाब होते हैं, तो हम उन जो हमारे पूर्वज या पुराने ज़माने के लोग करते थे और अभी वो जो निर्जीव पड़े हुए हैं, बेकार पड़े हुए हैं, हम उनका पुनर्जीवन किस प्रकार करें ताकि वो फिर से यूज़ करने लायक हो जाए। किसी भी चीज़ का, जैसे हमारे घरों में बहुत सारे बेकार पदार्थ होते हैं, डिब्बे होते हैं, प्लास्टिकें होती हैं, बेकार पुराने कपड़े होते हैं, तो हम उनका किस तरह से रिसाइकल करें
या किस तरह से रीयूज़ करें, हम उस पर भी एक अपनी परियोजना बना सकते हैं। और छत पर अगर किन्हीं के पास ज़मीन नहीं है या सब्ज़ी उगाने के या खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है, तो फिर हम छतों पर भी टेरेस गार्डन का निर्माण कर सकते हैं। छतों पर भी डिब्बों में, प्लास्टिक के डिब्बों में भी सब्ज़ी उगा सकते हैं, उस पर भी हम अपनी परियोजना बना सकते हैं। हमारा चौथा उपविषय है सतत जीवन हेतु अभिकल्पना, विकास, मॉडलिंग एवं योजना। मतलब जीवन में ऐसे विज्ञान का प्रयोग हम करें जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुसज्जित हो, उसमें विकास करने की क्षमता हो, वो ऐसा मॉडल, योजना और मॉडलिंग हो जो मानव जाति के लिए किसी भी क्षेत्र में उसके जलवायु या वातावरण या उसके रीति रिवाज के आपदा प्रभावित क्षेत्र जैसे बाढ़ या भूकंप या जहाँ अत्यधिक बारिश होती है या सूखा पड़ता है, तो उसमें हम किस प्रकार का पुल का निर्माण करें, किस प्रकार का आवास का निर्माण करें, या किस प्रकार के वहाँ पे वो भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार सभी चीज़ें बने, उस पर भी हम अपनी मॉडल बना सकते हैं, उस पर अध्ययन कर सकते हैं, उस पर हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। परिवहन तंत्र, ऊर्जा तंत्र, कृषि तंत्र का डिज़ाइन, हम कृषि क्षेत्र में किस प्रकार का डिज़ाइन करें या उसके उपकरणों पर या कृषि करने के तरीक़ों पर किस प्रकार की योजना बनाएं कि हमारा जो सतत जीवन हेतु जो विज्ञान है वो इस पर लागू हो। हमारा अंतिम और पांचवा उपविषय है सतत जीवन हेतु पारंपरिक ज्ञान प्रणाली। पारंपरिक ज्ञान प्रणाली का उपयोग एवं समझ। अब पारंपरिक ज्ञान प्रणाली क्या है? हमारे पूर्वज किस तरह से जीवन यापन करते थे, आज से हजारों लाखों वर्ष पहले किस तरह से लोग रहते थे और किस तरह से वो भवन का निर्माण हुआ या पुलों का निर्माण हुआ या बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ, महलों का निर्माण करते थे, और आज तक वो सारी चीज़ें सुरक्षित है। जबकि अभी नए जो आधुनिक तकनीक से कितने से सारे पुल बनते हैं या महल बनते हैं, तो कुछ ही सालों में वो गिर जाते हैं। तो हमें अपने पारंपरिक ज्ञान प्रणाली को समझना होगा और वो किस तरह से सोचते थे, किस तरह से डिज़ाइन करते थे, हमें उसके बारे में भी समझ अपनी बनानी होगी और हम इस पर अपनी परियोजना बना सकते हैं। समाज के अंदर वृद्धि एवं सामाजिक समावेश को प्रोत्साहित करना, बीज भंडारण के परंपरागत तरीके। हम गांव देहात में जाएंगे तो वहाँ कोठी का निर्माण होता था जो मिट्टी की बनी होती थी और सालों भर जो बीज होते थे उसी में रखा जाता था और उस कोठी में, मिट्टी के उस कोठी में कभी भी बीज खराब नहीं होते थे। तो इस तरह से जो पुराने ज़माने के लोग जो बीज भंडारण करते थे वो कितनी सुरक्षित थी और अभी आधुनिक तरीके से जो रखा जाता है वो कितनी सुरक्षित है, हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और बीज भंडारण के पारंपरिक तरीके में भी हम लोग इस पे परियोजना बना सकते हैं। पारंपरिक और आधुनिक जल शोधन पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि पुराने ज़माने के लोग किस प्रकार से पानी का शुद्ध करते थे, उसको कैसे छानते थे और किस तरह से उपयोग करते थे, और अभी जो RO हो गया, फिल्टर हो गया, बहुत सारे कैंडल वाले फिल्टर, फिर वो इलेक्ट्रिक वाले, इस तरह के जो फिल्टर वगैरह का जो हम लोग यूज़ करने लगे हैं, तो पुराने ज़माने के तकनीक में और आधुनिक ज़माने के तकनीक में क्या मतलब अंतर है, या दोनों में से कौन बेहतर है या कौन क्या है, मतलब अच्छा है या उसमें क्या खामियां है, हम उस पर भी एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। चूहों पर नियंत्रण। हम सभी चूहों के आतंक से परेशान रहते हैं, ये हम सभी को पता है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। खास करके खेतों में चूहे आतंक मचा के रखते हैं, तो हम चूहों को किस तरह से उसको नियंत्रित करें जिसमें प्रदूषण भी ना हो, तो इस पर भी हम अपनी परियोजना बना सकते हैं। कीट नियंत्रण के तरीके। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने टीवी पर या न्यूज़ पर सुना होगा कि टिड्डी का आक्रमण हो गया था राजस्थान की तरफ, गुजरात की तरफ, हरियाणा या पंजाब की तरफ। टिड्डियों का काफ़ी ज़्यादा आक्रमण हो गया था और में वो घुसते थे, उस फसल को चट करके ही ख़त्म कर देते थे। तो ये किसानों के लिए काफ़ी दुखदाई होता था। टिड्डियों का नियंत्रण जो है वो किस प्रकार हो, या कि जितने जो हानिकारक कीट फतंगे होती हैं जो फसलों को बर्बाद करती हैं, वो हम किस प्रकार से पारंपरिक तरीके से या हम किस प्रकार से करें कि वो कीट नियंत्रित हो, तो उस पर भी हम अपनी परियोजना
कर सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं एक बाल वैज्ञानिक की तरह। जल संचयन की पारंपरिक तरीके आधुनिक युग में उपयोगिता। जल जो है, पहले के ज़माने के लोग किस तरह से जल का संचयन करते थे और आधुनिक युग में हम उस तरह से जल का संचयन कर उसकी क्या उपयोगिता हम लोग कर सकते हैं, उसका क्या उसका लाभ होगा, हम उस पर भी अपनी एक परियोजना बना सकते हैं। कृषि की पारंपरिक फसलों की प्रजातियां एवं जलवायु परिवर्तन को सहने वाली फसलें। आपने कभी कभी देखा होगा कि कभी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है या काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, तो हम ऐसे फसलों की प्रजातियों का देखें कि किस तरह से ये फसलें सभी परिस्थिति में भी जीवित रहे और उसमें फसल अच्छी तरह से हो। तो हम इस पारंपरिक फसल के प्रजातियों पर भी हम अपना रिसर्च कर सकते हैं। मछुआरों का पारंपरिक ज्ञान। मछुआरे जो होते हैं उनको मछली पकड़ने का चाहे वह मछली पालने के तरीके जो होते हैं, वो पारंपरिक जो ज्ञान है उस पर भी हम रिसर्च कर सकते हैं। आप बाल वैज्ञानिक ज़रूर इस परियोजनाओं को ध्यान से सुने और देखें और इन पर अमल भी कीजिएगा। पारंपरिक खानपान से स्वास्थ्य लाभ तथा आधुनिक खानपान का तुलनात्मक अध्ययन। पहले के ज़माने में जो खानपान होता था और अभी के ज़माने में जो खानपान है उसका हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, या पहले के ज़माने के लोग कौन सा पेय पदार्थ यूज़ करते थे और आजकल के जो पेय पदार्थ बाज़ारों या मार्केटों में डिब्बा बंद पदार्थ मिलते हैं, इसका भी हम लोग तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और इस पर रिसर्च कर सकते हैं और हम अपनी इस पर भी एक परियोजना रिपोर्ट बना सकते हैं। तो मेरे प्रिय बाल वैज्ञानिकों, आज क्लास में जाना कि इस बार का मुख्य विषय है सतत जीवन हेतु विज्ञान, यानी कि साइंस फॉर सस्टेनेबल लिविंग, और उप विषय 5 विषय है। और पहला विषय कौन है? सतत जीवन हेतु पारितंत्र, सतत जीवन हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी, सतत जीवन हेतु अभिकल्पना विकास मॉडलिंग एवं योजना, सतत जीवन हेतु सामाजिक नवाचार और सतत जीवन हेतु पारंपरिक ज्ञान प्रणाली। ये हमारे इतने सारे उप विषय है। आप इन सभी में से किसी में भी अपनी परियोजना को बना सकते हैं और सभी बाल वैज्ञानिकों से मेरी यही उम्मीद है कि आप अपने अंदर की क्षमता को पहचानें, अपने हुनर को पहचानें और आपके अंदर जो एक वैज्ञानिक छुपा बैठा है उसे बाहर निकालें और विज्ञान के सफ़र में आप लोग जाने के लिए तैयार हो जाएं। मेरी आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और अगली वीडियो में हम जानेंगे प्रोजेक्ट फाइल क्या होती है, कैसे बनाएं, लॉग बुक, चार्ट पेपर का निर्माण किस प्रकार करें, इसके बारे में हम फिर से विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी बाल वैज्ञानिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।